वेलकम बच्चों। फर्स्ट सेशन के बाद जब हमने कैश फ्लो में बात करी थी कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है ना, AS3 रिवाइज्ड, उसके हिसाब से हमने कहा था हमारे पास 3 एक्टिविटीज होती है। कौन कौन सी याद करो? O फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, I फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड F फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब आप AS3 रिवाइज का फॉर्मेट देखोगे ना बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं, फिर इन्वेस्टिंग आती हैं, फिर फाइनेंसिंग आती है। लेकिन आपकी सबकी नजर बोर्ड पे जा रही होगी, हैं सब बदमाश है, सब देख रहे होंगे सामने, ओहो सर ने तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग लिखा है, इन्वेस्टिंग क्यों लिखा, ऑपरेटिंग क्यों नहीं लिखा? आपस में क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे आसान होती है कैलकुलेट करने में, पहले वो सीख लेंगे, फिर फाइनेंसिंग सीख लेंगे। दोनों सीखने के बाद 2/3 हो गया खत्म, फिर रह जाएगा कितना, 1/3 ऑपरेटिंग, उसके बाद वो सीख लेंगे बिना किसी टेंशन के। अब वर्ड आया कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने देखा मैंने ए और बी दोनों लिखा है। ए और बी दोनों क्यों लिखा है? क्योंकि याद करो कैश फ्लो पैसे का आना और पैसे का जाना, इसलिए ए पार्ट डील करेगा पैसे का आना और बी पार्ट डील करेगा पैसे का जाना, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम एंड में वो क्या होगा। हमने कहा था लॉन्ग टर्म क्या एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारी कहां कवर हो रही हैं? सारी कवर हो रही हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो मैंने बिल्डिंग सेल करी, मुझे तो ये देखना पैसा आया या गया। बिल्डिंग सेल करी, सोल्ड बिल्डिंग, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचने पे कैश आया, मशीनरी बेचने पे कैश आया। मैंने किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। शेयर्स मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं होती हैं, याद रखना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ जाएंगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ बच्चों, वहां पर मुझे क्या आ रहा है? डिविडेंड। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ, आपको पता है डिबेंचर्स जो इशू करता है उसकी बोरोइंग होती है। मैंने एक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, उस पे मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट, हमारी डिविडेंड, हमारा इंटरेस्ट, हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल, और उसी तरह उसका परचेज। मैंने किसी कंपनी में डिबेंचर्स मैंने क्या किया? परचेज किया, तो मेरा जो क्या हुआ? मेरा आउटफ्लो हुआ। अब ध्यान से सुनो, यहाँ दो बातें हैं। मैंने जब किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे तो वो मेरा आउटफ्लो हो गया, मतलब पैसा गया, और जब उस कंपनी से मुझे शेयर्स पे डिविडेंड आया वो मेरा इनफ्लो हो गया। तो इसका मतलब जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे हमारा आउटफ्लो होगा, और उस इन्वेस्टमेंट में जब इनकम होगी तो वो इनफ्लो होगा। आइए एक एक आइटम को हम समझते हैं। हेडिंग है पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए में कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा आ रहा है, और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब पैसा जा रहा है। सो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। मैंने मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, वो सारे मैंने जो हुआ, जब खरीदी तो यूज्ड, और जब मैंने सेल करी तो पैसा आया। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल मतलब मैंने बिल्डिंग मशीनरी सेल आउट करी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैंने फिर कहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी यहाँ पर नहीं आएंगी, हो जाएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कंप्यूटेशन। सिमिलरली लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मैंने किसी को लोन दे रखा था, वो वापस आ गया, पैसा आ गया। रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स, NCI, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी फिर बोल रहा हूं, यहां पर कवर नहीं करना, ठीक है। फिर आया रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, कि हमने कहीं पे हमारे पास ज्यादा पैसा था, हमने क्या किया? बिल्डिंग लेके उसको किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई हमारी, उस पर हमारे को रेंट आ रहा है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर्स आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिबेंचर्स आ रहा है, इन सबको मैंने ऐड कर लिया। अब इसका उल्टा देखो, मैंने परचेज की इंटैंजिबल टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी,
मैंने लोन्स एडवांसेस दिए, तो इसमें मेरा पैसा मेरे पास से गया, आउटफ्लोज ये दोनों आ गया। अब आप कहोगे सर ए और बी का क्या करें? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आया ज्यादा है, खर्च कम हुआ है, गया कम है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ए इज लेस देन बी मतलब नेगेटिव, उसको क्या बोलेंगे? नेट कैश यूज्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? नेट कैश यूज्ड। ये ध्यान रखेंगे, जब आया ज्यादा है और गया कम है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और अगर आया कम है और गया ज्यादा है तो नेट कैश यूज्ड नेगेटिव फिगर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं और जो हमारे को पेपर में कभी कभार तंग करती है, नोट कर लो जल्दी से। ये जो एग्जाम में कुछ मिल गया है नोट करो, जल्दी करो जल्दी करो। ओके चलो, अब मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखा देता हूं कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। वैसे तो हमें वर्टिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आसानी के लिए दो केसेस ले रहा हूँ टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट की। आप देखें कैसे, सपोज मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है बच्चों, जब बैलेंस शीट का कुछ टुकड़ा दिया होता है हमें क्वेश्चन में तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये आ गया 2018 और ये आ गया 2019 और ये मेरे हो गए एसेट्स। ठीक है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ गुडविल। हम दो केस लेंगे, एक केस में गुडविल को इंक्रीज करेंगे और एक में डिक्रीज करेंगे। आइए देखिए, गुडविल 1 लाख से 1,20,000 हो गई। बच्चों सबसे पहले चेक पॉइंट, सवाल पढ़ते ही स्टार्ट करते ही एरो लगाना मत भूलना। हमें पुराने साल से नए साल पे जाना है, ये गलती मत करना, अगर उल्टा कर दे तो गंदी बात हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, गुडविल 2018 में 1 लाख की थी, अब हो गई 1,20,000 की। इसका मतलब 20,000 की गुडविल मैंने खरीदी। गुडविल कैसे खरीदी? मैं गुडविल अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। मैंने गुडविल कैसे इंक्रीज हुई? मैंने किसी का बिजनेस परचेज किया तो मेरी गुडविल मैंने उसको पेमेंट करी। गुडविल इंटेंजिबल, गुडविल खरीदी, पैसे दिए, तो क्या होगा? ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप क्या करोगे? परचेज ऑफ गुडविल, आपके पैसे गए हैं कितने? 20,000। सो गुडविल बढ़ रही है मतलब गुडविल खरीदी है, उसमें हमारा आउटफ्लो होगा, वो आएगा इन्वेस्टमेंट। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर ये गुडविल कम हो जाए, कोई बात नहीं, घबराने की बात ही नहीं है, सेम ले लेते हैं 2019 2018, फिर वही बात, पहले तो इसको ना एरो बना, यहाँ ले लो गुडविल। मैं कहता हूँ 1 लाख गुडविल थी 18 में और 19 में हो गई 90,000। अब गुडविल कम हो गई मतलब गुडविल बेची नहीं, गुडविल आप बेच नहीं सकते एज सच। गुडविल कम हो गई मतलब हमने गुडविल राइट ऑफ करी है। गुडविल राइट ऑफ मतलब एमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे? एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। जब भी इंटैंजिबल एसेट गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, उसकी वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। दूसरे एसेट्स जो होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह टैंजिबल वाले, अदर देन लैंड, उनकी वैल्यू जब कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब ये आपकी 10,000 की गुडविल एमोर्टाइज हो गई। एमोर्टाइज मतलब फॉल हो गई, कम हो गई। इसको क्या करेंगे बच्चों? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको हम ध्यान से सुनना, जब भी गुडविल कम हो रही है इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आएगा नेट प्रॉफिट। कैसे आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? मैं लिख के दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये आएगा आपके पास, हम डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं। ये जितनी भी हमने गुडविल राइट ऑफ करी है ये उसमें जाके ऐड बैक हो जाएगी, राइट? तो इसका मतलब दो बातें हुई। आओ इसकी हम समरी बनाते हैं। गुडविल
आ जाओ जल्दी से। गुडविल इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में माइनस कम कर देना क्योंकि पैसा जा रहा है, ठीक है, और गुडविल कम हो रही है। तो क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड। तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट याद रखना, अगर बढ़ रही है इन्वेस्टिंग में से माइनस क्योंकि आपने गुडविल खरीदी है, और अगर कम हो रही है तो आपने गुडविल राइट ऑफ करी है, गुडविल खत्म करी है। तो जो राइट ऑफ करी है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां लेके जाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के नीचे लेके जाना है। अब हम इसके बाद अपना एक एग्जाम्पल करेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, जहां पर फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट बनता है अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और आपने 12th में पढ़ना है, ये 11th में भी आपने पढ़ा था कि वहां पर भी आपका क्या होता था, जब आप मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट बनाते थे, प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट है। यहाँ पर रेलेवेंस किसका रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, और वो क्वेश्चन हर बार आता है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, अब हम ना क्लास 11 में वापस जाएंगे। आप कहोगे सर 11 में क्यों ले जा रहे हो, वैसे इतनी मुश्किल से 12th में आए थे, नहीं घबराओ मत। 11th की एक छोटी सी बात सीखनी है, डेप्रिसिएशन की। क्या वहां पर आपको याद है हम दो तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होता था और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता था। आप कहोगे सर इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का काम आएगा ना तो वहां पर आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा कि कुछ एसेट बेचे हैं, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, खरीदा वगैरह एंड सो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लो में दिखाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते थे तो मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट कैसे बनता था, आओ वो देखते हैं। पहले आओ चले हम क्लास 11 में दोबारा से हम बनाते थे मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट में इधर आता था ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का क्लोजिंग तो इस साल का ओपनिंग। कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां आते थे बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, ठीक है। अब कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, याद करो बचपन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां आते थे, ठीक है। उसके बाद कोई सेल करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाय बैंक अकाउंट, ये सेल आ गया। अब क्या है, ये किस पे बन रहा है, जब मैं रिपीट कर रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, इसका मतलब ये है नेट, और वो होगा एट कॉस्ट। नेट मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से डेप्रिसिएशन पहले से ही डिडक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आप कहोगे सर याद आई बचपन की, फिर प्रॉफिट या लॉस होता था, अगर लॉस होता था तो ये कहां जाता था, बाय P&L अकाउंट, लॉस ऑन सेल, क्या आता था, लॉस ऑन सेल। आप कहोगे सर फिर 12th में क्या फर्क है बच्चों, कंपनीज के लिए शेड्यूल 3 वगैरह जो हम देखते हैं, आपने बुक 3 में भी देखेंगे या देख लिया होगा, वहां पर हम P&L नहीं लिखते हैं, हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट इधर, लॉस इधर आ रहा है तो प्रॉफिट इधर आता था, टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल लो, और इससे हम अपना अकाउंट क्लोज करते थे। तो जो इधर का बैलेंस होता था वही इधर का बैलेंस मिल जाता था। ये तो था जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा तो क्या होगा, आप दो अकाउंट बनाएंगे, एक एसेट अकाउंट, मैंने कहा मशीनरी अकाउंट, और दूसरा कौन सा आप बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आओ देखें
मैंने आपको पहले भी कहा था टी फॉर्मेट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 वर्टिकल कहता है। वर्टिकल में कोई टेंशन वेंशन नहीं है, फॉर्मेट है। सिंपली क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको नॉन करंट एसेट्स में बोल देता है और जो शॉर्ट टर्म है उनको करंट में बोल देता है, तो ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से लेके चलता हूं। व्हेन प्रोविजन फॉर, और ये पेपर में आता है कई बार, फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, हम बना रहे हैं क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो मेरे पास 2 साल की टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है, फिर क्या बोलोगे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, टुकड़ा पार्ट, पूरी बैलेंस शीट नहीं है भाई, पूरी बैलेंस शीट टुकड़ा उसका एक्सट्रैक्ट। ठीक है, 2020 2019 और इधर ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ आ गई मशीनरी। अब जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको क्या नीचे लिखा हुआ मिलेगा, मशीनरी एट कॉस्ट, बिल्डिंग एट कॉस्ट, तो समझ जाना सामने यहाँ क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट्स डालें। यहाँ आ गया 5 लाख, यहाँ आ गया 6 लाख, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। फिगर्स नाराज नहीं होना कि सर वैल्यू अपनी तरफ से लेते, समझाने के लिए ले रहा हूँ, पेपर में तो वही करनी पड़ेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी का मैंने कहा इधर 15,000 और इधर 25,000। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन वर्टिकल में दी होगी, क्वेश्चन में टेंशन होती है। अब क्या होगा, नीचे ना बड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टाइल में लिखेगा, केवल लो एडिशनल इंफॉर्मेशन ले आएगा। देखते हैं क्या कहता है भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलेगा, कहेगा ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, काश ये पंखा होता तो इसको हम हल्का कर दें, अच्छी बात है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 on which depreciation charged rupees, मान लेते चलो 6,000, sold for ₹30,000। आज ये है जी, तो यहाँ लिख देता हूं, पता ही है सबको, सब इंटेलिजेंट है, 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। सो हमारे पास एक मशीनरी थी, कितने की, 40,000 की, जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, डेप्रिसिएशन चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, कितनी, 6,000, कितने बेची, 30,000 में। आप ऑफिसर साफ तो दिख रहा है, 40 की एसेट थी, 6,000 की डेप्रिसिएशन थी, तो 40 में से कितना गया, 40 में से 6 गया, बच गया 34। बेची कितने की, 30 की। तो मेरे को तो बड़ा दुख हुआ, कितने का, 4,000 रुपए का लॉस। 40,000 की मशीनरी थी, 6,000 डेप्रिसिएशन थी, बच गई 34 की, लॉस आ गया हमारा 4,000 का, क्योंकि बेची 30,000। अब हम यहाँ से अकाउंट बनाना सीखेंगे। हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ आ जाओ, बिल्कुल घबराना नहीं, बच्चों का खेल है, आप तो वैसे ही अब क्लास 12th में हो, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एट कॉस्ट लिखना मत भूलना यार, एट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ आ गया पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गया अमाउंट, अमाउंट का साइन बना लेना रुपये वाला, कोई बात नहीं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे भी आ गया
पता ही है सबको, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। बार बार बताने की जरूरत क्या सर, पुरानी बातें कर रहे हो, पता है हमारे को। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। चलो भगवान का नाम लेके शुरू करें। फिर मुझे याद आया, ओहो एरो बनाना मत भूलना यार, 19 से 20 पे जा रहे हैं। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख। चलो जी, थैंक यू, मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। प्रोविजंस लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी कितना 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ टू बैलेंस सीडी 25,000। चलो जी मुबारक, तो बैलेंसेस तो उतर गए। अब 40,000 की मशीनरी, वो 40,000 मशीनरी पड़ी है, यहाँ पड़ी है, कॉस्ट में है ना, तो अब मैंने पैसे डाले बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची? हमने बेची थी 30,000। अच्छा जी, बेचने पे बहुत दुख हुआ था, 4,000 रुपए का। इसको क्या पी एंड एल नहीं लिखना, क्या लिखना? SPL, SPL बाय SPL, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। लॉस ऑन सेल, नुकसान हो गया सेल पे मशीनरी की, कितना? 4,000 का। ठीक है, देखते हैं आगे। अब अभी थोड़ा सा इसमें हम स्पेस बना देते हैं जिससे हमारे को यहाँ पर एक एंट्री और डल जाए। कोई तो इस क्वेश्चन की जान है बच्चों। लो मैंने जगह बना दी। अब इस 15,000 रुपए में ये 6,000 डिप्रिसिएशन पड़ी है, ठीक है, 6,000 पड़ी है, इसको ट्रांसफर करना होगा। चलो आओ खेलें बो एंड एरो, तीर कमान खेलें। देखो मुझे पता है डेप्रिसिएशन कहां बुक होती है? एसेट में, बाय साइड। तो यहां से उठ के यहां आनी है, ये लो। क्या लिखोगे? टू मशीनरी अकाउंट 6,000 जो एसेट बेचा, और इधर क्या लिख दोगे? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। ये ध्यान रखना है। दोबारा फिर देख लो, आपने जब बिना प्रोविजन के बनाया था तब भी डेप्शन यहाँ आई थी, तो डेप्शन के नाम से आई थी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्शन ट्रांसफर होगी। ठीक है जी, समझ आ गया? यहाँ से उठ के यहाँ, ठीक है। अब आओ टोटल लगाएं बच्चों। इसका टोटल अगर आप लगाओगे तो आपको मिलेगा 6,40,000। कैसे 6,40,000? 6,00,000 क्लोजिंग, ये 40,000 ही तो है ब्रेकअप जो यहाँ किया था, तो 6,40 इधर आ गया। तो इसे सफाई कर देते हैं यार, तो तुम लोग परेशान हो कहीं वीडियो देखने के टाइम। ये लो 6,40, ठीक है। इधर भी बड़ी खुशी के साथ 6,40। अब आपको पता है बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड मतलब परचेज टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जनरली बैंक अकाउंट ही। परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 1,40,000। ये लीजिए एक फिगर, अकाउंट हो गया क्लोज। अब हमें क्या निकालनी है? एक्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट से हमने निकालनी है बच्चों प्रोविजन चार्ज में, जो हमने किया है प्रोविजन में डेबिशन, हमने निकालनी है डेबिशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। हमने कितनी डेबिशन पूरे साल चार्ज करी प्रॉफिट से? तो 15 25, तो ये आ गया 25 और 6 31, 31,000। इधर भी हो गया 31,000। यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे बाय SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज, क्या बोल रहा हूं? चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी है बच्चों वो आएगी कितनी? 16,000। ये
तो ये क्या निकल के आई बैलेंसिंग फिगर, ये निकल के आई हमने पूरे साल मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज, ये क्या है, ये है जो मशीनरी बेची, और ये मशीनरी ये डेप्रिसिएशन हुआ है जो मशीनरी बच गई उस पे कितनी चार्ज करी, ठीक है। अब सुनो, इसको हम कैश फ्लो में कहाँ कैसे कैसे लेके जाएंगे, लिखना शुरू कर दो अभी, मैं फिर बोल रहा हूँ लिखना शुरू कर दो। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं, ओके। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं, मतलब 1 2 3 4 आउट, इनको कुछ भी नहीं करोगे। वेरी गुड सर, मजा आ गया। अब मशीनरी बेची, कितने बेची, 30,000 मशीनरी बेची, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ये 30,000 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस इनफ्लो। चलो सर ये भी हो गया, एक ही करें चलते, ठीक है। तो 30,000 चला गया। उल्टा देखो 1,40,000 मशीनरी खरीदी, पैसा गया, तो 1,40,000 इन्वेस्टिंग में से माइनस, ठीक है। हो गया जी, हैप्पी हो गए। एक बार दोबारा चलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं, हो गया। मशीनरी बेची, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, मशीनरी खरीदी, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, हो गया। इसका भी कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कुछ नहीं करना, क्यों, वो पहले से अकाउंट पर हो चुकी है प्रॉफिट्स में, उसका भी आपको कंसीडर कुछ भी नहीं करना है, प्लीज नहीं करना है, डोंट टच, ठीक है। एक्यूमुलेशन का भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक बार जिस्ट कर लेंगे, पूरा लिख देंगे। अब लॉस ऑन सेल, अभी लिखो लॉस ऑन सेल आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप, ये हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस, ये हम ऑपरेटिंग में, सुन लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करेंगे। लॉसेस जितने भी होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड होंगे। क्या, हमारे जितने भी लॉसेस हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो वहां से माइनस होंगे। तो इसका मतलब ये 4,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे ऐड कर देंगे। चलो, तो खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब एक चीज और रह गई, डेप्रिसिएशन चार्ज 16,000। अब ये हमारी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो जिस तरह ये हमारा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस, इसको आपने ऑपरेटिंग में ऐड बैक किया था वहां पे, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश मतलब हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं यार, तो कोई कैश देते हैं किसी को, नहीं, तो इसको भी आप क्या करेंगे, वहां पर ऐड बैक कर देंगे। अब हम 1 मिनट में जस्ट कर लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ना एसेट का आएगा ना प्रोविजन का आएगा, जो बेचेंगे इन्वेस्टिंग में प्लस, जो खरीदेंगे इन्वेस्टिंग में माइनस। जो लॉस है उसको ऑपरेटिंग में ऐड बैक, कहां, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के नीचे। और जो डेप्रिसिएशन है उसको भी ऐड बैक। इसको क्यों ऐड बैक किया, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग, ये बिजनेस का लॉस एक्सपेंस नहीं है। और इसको क्यों ऐड किया, क्योंकि ये कैश में नहीं है। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। आइए, अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए भगवान का नाम लेके शुरू करें। गुडविल, ओह फिर वही सर क्या कर रहे हो, एरो नाउ, चलो ठीक। गुडविल 1,20,000 1,20,000 से 1 लाख हो गई, गुडविल कम हो गई। ओहो बड़ी दुख की बात हुई है। तो क्या दुख की बात हुई, गुडविल एमोर्टाइज हो गई, गुडविल राइट ऑफ हो गई। इन्वेस्टिंग में नहीं, कहां, ऑपरेटिंग में ऐड बैक, ठीक है, ऑपरेटिंग में ऐड बैक। कितनी, 20,000। तो इसका मतलब ये लिख लो आप, गुडविल
₹20,000 amortized. Goodwill, ₹20,000 amortized, will not be covered under investing, will be added back under operating activity. Very good. चलो एक पॉइंट हुआ. दूसरा, पेटेंट्स. पेटेंट्स 1,00,000 से 1,20,000 हो गए. पेटेंट बढ़ गए. ओहो, याद करो, गुडविल गुडविल बढ़ती थी तो क्या गुडविल खरीदी? गुडविल खरीदी मतलब इंटेंजिबल एसेट खरीदा था. इस तरह पेटेंट भी इंटेंजिबल है. कितने से? 20,000 रुपए से आपका पेटेंट्स बढ़ गया, मतलब हमारे 20,000 रुपए खर्च हो गए इन्वेस्टिंग में. हमारा कैश गया कौन सी? इन्वेस्टिंग में. लैंड, ओहो, हमारे को बताया था टीचर ने 11th में, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती है. 2,00,000 से 1,80,000 हो गई. डेप्रिसिएशन मत कर देना गलती से. लैंड अगर बढ़ रही है तो परचेज, और अगर कम हो रही है तो सेल. इसका मतलब लैंड हमारे पास 20,000 रुपए का इनफ्लो हो गया. लैंड का इनफ्लो. फिर याद रखना, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती है, कम हो रहा है बैलेंस तो सेल, बढ़ रहा है तो परचेज. प्लांट एंड मशीनरी नेट, ओहो, नेट 3,60,000 से 3,20,000 हो गया. इसको क्या मानेंगे? मैं बोल रहा हूं क्या मानेंगे? इसको मानेंगे डेप्रिसिएशन. इसको इन्वेस्टिंग में शो नहीं करेंगे. अगर प्लांट एंड मशीनरी नेट का बैलेंस कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, और अगर बढ़ रहा है तो क्या मानोगे? परचेज. दिखेगा नहीं, चिंता मत करो. फर्नीचर ग्रॉस, मैंने क्या कहा था? जब भी आपके पास प्रोविजन होगा एसेट के आगे ग्रॉस लिखा होगा. आओ दोनों की बात करें. नीचे तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं है. मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया. अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो क्या करते यार? अकाउंट बनाते. अकाउंट बनाना ही नहीं. आओ देखो, फर्नीचर 25,000 से 2,55,000 हो गया. 2,55,000 मतलब फर्नीचर खरीदा, पैसा गया. कितना पैसा गया हमारा? 2,00,000 कितना? 30,000 रुपए हमारा आउटफ्लो हो गया. फर्नीचर ग्रॉस, फर्नीचर बढ़ रहा है. बढ़ रहा है मतलब हमने परचेज किया. ठीक है, एक बार दोबारा चलते हैं. गुडविल कम हो रही है, अमोर्टाइज. पेटेंट बढ़ रहे हैं, परचेज. गुडविल अमोर्टाइज हो रही है, इन्वेस्टिंग में नहीं. पेटेंट बढ़ रहे हैं, खरीदे हैं, इन्वेस्टिंग में माइनस. लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता. बढ़ रहा है तो लैंड खरीदी है, कम हुई तो लैंड बेची है. प्लांट एंड मशीनरी नेट डिफरेंस क्या मानना है? कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग में नहीं. फर्नीचर ग्रॉस, उसकी डेफिनेशन वहां है. फर्नीचर हमारा 25,000 से 255 हो गया, 2,55,000. हमारे वैल्यू बढ़ गई, फर्नीचर खरीदा हमने. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, गलती से भी इन्वेस्टिंग में मत लेके जाना. इसका कहां लेके जाएंगे? इसको याद करो, 20,000 को लेके जाओगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. हाँ, ऑपरेटिंग. उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट्स. बच्चों ध्यान से सुनना, जब तक कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में, जब तक कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस में निकालना. यहां देखो बड़े ध्यान से, 10% इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में थी, 2,00,000, क्लोजिंग में हो गई 1,80,000. भाई साहब कोई डेट ही नहीं दे रखी कब बेची है, तो हम क्या मानेंगे? हमारे को ये जो 20,000 रुपए आए हैं, ये कब आए हैं? ये आए हैं ड्यूरिंग द ईयर. हमारे पास पैसे आए हैं तो हम ये 20,000 क्या मानेंगे? ड्यूरिंग द ईयर आए हैं. और जो 10% है इंटरेस्ट, वो 2,00,000 पे निकलेगा ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है. आप कहोगे सर अगर डेट दे रखी हो तो क्या करेंगे? वो हम अपने अगले टॉपिक में कवर करेंगे, घबराना. अब 2,00,000 रुपए पे 10% बनता है बच्चों 20,000. 20,000 आने चाहिए थे. एक और उसने इंफॉर्मेशन दे दी, एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, बनता कितना है? 20. एक्रू हो गया, एक्रू मतलब राइट तो हो गया लेकिन मिला नहीं, तो मिला कितना? 20 में से 10 चला गया, हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया? 10,000. ठीक है, तो ध्यान रखना, जब तक ना दिया हो एसेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कि कब उसको हमने सिलेक्ट किया है, हमेशा डेट मांगना.
और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालना जब तक डेट ना हो। आओ इसे खत्म करें। आज गुडविल नहीं आएगा, काटा। पेटेंट्स, पेटेंट्स बढ़ गए, परचेज ऑफ पेटेंट्स कितना, 20,000। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। लैंड, लैंड सेल हो गई तो सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड, सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड या प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बात एक ही है। कितना, 20,000। चलो जी ये भी हो गया सर, 20,000 प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हमने कहा इसको क्या मानेंगे, डेबिट चार्ज करेंगे, इसको इन्वेस्टिंग में नहीं दिखाएंगे, नेट लिखा है। फर्नीचर, फर्नीचर परचेज, तो परचेज ऑफ फर्नीचर हमने देखो वर्किंग पहले करी हुई थी, कितने का खरीदा, 2,30,000। चलो जी ये भी आ गया, ठीक है, ब्रैकेट मतलब माइनस, ओके। उसके बाद इसको नहीं टच करेंगे सर, डोंट टच, ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना, 20,000। और 20,000 बड़ी फिगर पे आ गया इसको यार, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, हाँ जी, ओके। अब एक्रूड इंटरेस्ट था 10,000, आना था 20, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में करके दिखा देना, 20 माइनस 10, फिर 20, लो T20 से लगता है इसका बहुत ज्यादा लगा है, वह 10, लो जी, ओके बन गया। अब इसको फाइनल कर देते हैं, प्लस होगा तो कैश फ्लो, माइनस होगा तो नेट कैश यूज। आओ देखिए, नेगेटिव वाली फिगर उठाते हैं पहले, 230 20, नेगेटिव वाली फिगर हो गई 250। अच्छा नेट नेगेटिव ही लग रहा है यार, 10 20 30 और 20 50, तो ओहो आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, दोबारा चेक कर लो, 220 और 230, 250, 1 2 3, ठीक है। तो नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड कितना आपका, 2 लाख। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 2 लाख। लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मतलब जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि इंफॉर्मेशन क्या है, और अगर इंफॉर्मेशन में नीचे कुछ फर्नीचर से रिलेटेड हो तो अकाउंट बना लेते हैं, आपको आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ओवर होती है। नेक्स्ट सेशन हम पूरा कवर करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। थैंक यू।